हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी इसको कंप्लीट करेंगे, जिसके जो क्वेश्चन हैं हमने इसका थोड़ा सा रिव्यू, थोड़ा सा इस पर डिटेल से जानकारी प्राप्त की है। तो ये जो है इसका पीटी और मेंस दोनों से ही रिलेशन है। पीटी में इसके 5 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस सब्जेक्ट से, कला एवं संस्कृति। और कला एवं संस्कृति में ये जो एनसीईआरटी है क्लास 11 की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में भी 10 से 15 नंबर का ये बन जाता है आर्किटेक्चर से, जो कि इसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप देख लेना ओल्ड पेपर प्री और मेंस का हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको इतना बताना ज़रूरी था। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक शैल चित्र, इससे थोड़ा सा इसको जूम करेंगे जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं, उसे क्या कहेंगे? पाक इतिहास, प्री हिस्ट्री कहा जाता है। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? उस समय ना तो कागज़ था और ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द था। पाक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, ये विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवार पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया। इससे ये जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे, जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने लगी, तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आपको यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए चित्र खींचे। जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। अक्सर एक एस्पायरेंट्स हैं यूपीएससी के, तो आप लोग लिखते होंगे, हम भी कुछ नोट कर लेते हैं अपनी डायरी पर, इसी तरीके से वो लोग भी। तो आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण युग, पैलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करते चलें सभी चीज़ों को। ठीक है, आगे हम लोग और बढ़ते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रकारी, जस्ट वेट थोड़ा सा। चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग, लोअर पैलियोलिथिक के मनुष्य ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक टाइम तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। हो गई थी, आगे और देखते हैं जस्ट पे थोड़ा सा।
दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और व्रत, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले वे उत्तर पुरापाषाण काल अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867 से 1868 में पुराविद आर्कियोवोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको यहाँ से नोट कर लें। उपमहाद्वीपों में से अनेक स्थल खोजे थे, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको नोट करें, ठीक है। जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको भी कर लेना नोट। आगे हम लोग और बढ़ते हैं। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ी, ठीक है, कुमाऊं की पहाड़ी कहाँ पर? उत्तराखंड, ठीक है, इसे आप याद करना है। यहाँ पर ऊ लगा, इसको मैं ऊ लगा, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कुछ शैल चित्र भी मिले अल्मोड़ा वारीछिना मार्ग पर। अल्मोड़ा से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्वाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए शैलाश्रमों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ 1,00,000 गुफाएं, लखुडियार का अर्थ, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र, ज्यामितीय आकृतियाँ। ये चित्र सफ़ेद, काले, लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्य को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामिति, डिजाइनें और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखा जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक अत्यंत आकर्षक है जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। जस्ट वे थोड़ा सा वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद चित्र। तो सबसे पहले कौन सा रंग किया गया था? सबसे पहले काला, फिर लाल, फिर सफ़ेद, ठीक है। थोड़ा सा और समझेंगे कश्मीर से, जस्ट वे थोड़ा सा। ये देखिए कलाकारी है, इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग, लखुडियार उत्तराखंड। लहरदार लकीरें, लखुडियार उत्तराखंड, ये तभी की हैं, ये देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में वहाँ पर लिखा था, कश्मीर में भी ऐसे 2 शिलापट मिले जिन पर कुछ चित्र उखरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थान अर्थात कुपगुल्लू, पिकली हाल और टेक्कल कोटा अधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के। ये चित्र परिवर्तित ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के। इन चित्रों के विषय सांड, हाथी, ठीक है, ये आप याद रखना। सांड, हाथी, सांवर, चिकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत, मानव, त्रिशूल आदि वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं, ठीक है। वनस्पतियों के, ये वाला पॉइंट याद रखना कि वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुपगुल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कपोदित पुरुषों को स्त्री को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। ये थोड़ा आगे और चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर थे हम,
देखिए, परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखला और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले। तो कैमूर की जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। ये आप नोट कर लेना। और ठीक है, ये मध्य प्रदेश में, ठीक, विंध्याचल दोस्तों, विंध्याचल तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पुरापाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी है और वहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदारों की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आप नोट कर लेना। जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय शेल्टर मौजूद है। इनमें से 500 शैलाश्रय में चित्र पाए जाते हैं। आगे और चलते हैं और समझते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957 से 58 में डो बी.ए. वाकड़कर द्वारा की गई थी और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। वाकड़कर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठे करने, शरीर की सज्जा, ये सब, ठीक है, मुखौटे लगाने जैसी अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया। रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 कलाविधियों में वर्गीकृत किया। पहला काल है उत्तर। ये आप कर लेना। रेखा चित्र तथा चित्रकारियों को 7 कलाविधियों में, ठीक है, वर्गीकृत किया। इसको आप नोट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। आगे और लिख लेना। यहाँ पर हमने देखा था पहला काल है उत्तर पुरापाषाण, ठीक है, ये आप यहाँ से नोट करते चलना। दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा ताम्रपाषाण युग। इन तीनों कलावत के बाद एक के बाद एक 4 ऐतिहासिक कलाविधियाँ आती हैं, लेकिन हम पहले 3 कालों का ही विवेचन करेंगे, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट उनको ही देखेंगे। जस्ट फिर थोड़ा सा आप इनको समझ लेते हैं। देखिए, उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, भेड़ों और सूअरों के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र, वास पेंटिंग्स हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृति से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों को शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया। हरे चित्र नर्तकों और लाल चित्र शिकारियों के। जो हरे चित्र है वो नर्तकों, मतलब जो नाचते थे, डांस करते थे, उनका बता रहा है, और लाल चित्र शिकारियों के, ठीक है, ये सब बता रहा है। आगे हम और चलते हैं और समझते हैं मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक पीरियड। दूसरी कलाविधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। ये आप याद रखना। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुण बढ़ गई, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर, कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया। शिकारियों ने उनको साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्र किया गया। कुछ चित्रों में मनुष्य को सुंदर कपड़ों में सजाया हुआ और कुछ में मुखौटों पहने हुए भी दर्शाया गया, ठीक है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सूअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों को भी चित्रित किया गया।
मध्यपाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्य का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्य द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्य को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया है। लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्य को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जान ही उखरे गए हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया गया, मगर मनुष्य को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया। स्त्रियों को निवस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी के समान रूप से स्थान दिया। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा, परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोग जस्ट पे थोड़ा सा दोस्तों देखिए ये जानवर बना है, आइए और देखिए जानवरों जस्ट पे थोड़ा सा यहाँ पर, जिनमें लोग को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया। कुछ शैल चित्रों में मनुष्य, स्त्रियां, बच्चों को एक साथ दिखाया गया मानो वे एक परिवार के सदस्य हैं। अनेक शैलाश्रों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं तो कुछ में अंगुलियों के सिरों के बने निशान। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी, लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमिच, जिसमें गेरू भी कहा जाता है, लाल रंग हिरमिच जिसे क्या कहते हैं, गेरू भी कहा जाता है। अगर बाई चांस आ जाए तो आप क्या कहेंगे, हिरमिच को ही गेरू बोलते हैं। ये आप याद रखना, जो पॉइंट्स होते हैं फैक्ट्स के टाइप्स के थोड़ा उसको लिख लिया करें, ठीक है। जैसे बनाया जाता है, हरा रंग कैल्सिडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता तथा सफ़ेद रंग चूना पत्थर से बनाया जाता। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टानों के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से ये निकाला गया गोंद या राल मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उससे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार के झेलने के बाद आज भी बरकरार रहे हैं। समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अछूट रहे क्योंकि चट्टानी की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें स्थायी बना दिया। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाश्रों की सतहों, दीवारों, भीतरी छतों पर बनाए। कुछ चित्रों तो ऐसी गुफाओं या शैलाश्रों से मिले जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। सम्भवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाश्रों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर शैलाश्रय की छत के पास बने हुए प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसी असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों एवं विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों तथा सामग्री आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और शोभदार दिखाया गया। यह भी प्रतीत होता है कि आजकालीन कलाकारों में कहने सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्य और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया। एक दृश्य में कुछ लोगों जस्ट वे थोड़ा सा अभी देखेंगे, शिकार का दृश्य है दोस्तों, ये देखिए।
जानवरों की जस्ट वे थोड़ा सा वो हम अभी देख लेंगे। जानवरों की आकृति व्यक्ति के आकार से इतनी बड़ी क्यों? ये देख, ये क्या है अभी समझ में नहीं आ रहा इधर। ये तो कुछ पर, इसको छोड़ते हैं हम और आगे देखते हैं। इसको तो समझ में नहीं आया इसमें। ठीक है, जस्ट वे थोड़ा सा अभी रुको। एक दृश्य में कुछ लोगों को, ये देखिए, एक दृश्य में ये घोड़े पर ही बैठे हैं शायद। ये देखिए, ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है मुझे। ठीक है, ऐसा ही है। मध्यपाषाण युग के चित्र में शिकार के दृश्य बहुलता में पाए जाते हैं। ऐसा ही एक दृश्य जिसमें लोगों को एक समूह में भैंस को मारते हुए दिखाया गया। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया गया। यह चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। बहुत ही, ये तो घोड़े पे ही लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोग हैं ये। ठीक है, कोई नहीं, अब हम लोग इतना ही समझ लेते हैं, देख लेते हैं। एक दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई आकृतियां दिखाई गई हैं। बस एक ऐसा विषय जिसे बार बार दोहराया गया। नृत्य का यह दृश्य उत्तराखंड के लखोडियार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। ये जो लोग हैं, ये तो इतना समझ में आ रहा है, ये लोग हैं, महिलाएं हैं, वो एक दूसरे से हाथ पकड़कर डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये इतना समझ में आया इस फोटो में। ठीक है, आइए और समझते हैं दोस्तों। देखिए, जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े। एक अन्य दृश्य में एक जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते। आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, वयस्कता, प्राप्ति और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक या सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्र या उत्तीर्ण करते हैं। वे शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते गाते हैं। आइए और चलते हैं और समझते हैं। शिकारियों को खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया। ऐसे चित्रों से यह प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवर अधिकतर रखने का भाव पैदा हो जाता। जहाँ अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए, उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टिकोण गोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग, सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वे चित्र और स्थान या पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोग ने भिन्न भिन्न समय पर ही एक चित्र में ये चित्र बनाए हों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इन पाक ऐतिहासिक चित्रों में हमें तत्कालीन मनुष्य, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतें, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन, मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने, हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ये शैल चित्र है जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अभ्यास में। जैसे थोड़ा सा ये सभी आप लोग देख लीजिए। ये क्लियर हो गया। ये भारत का नक्शा है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो रहा है दोस्तों। और ये अरब सागर, प्राचीन नगर, आधुनिक नगर, इसमें सिंधु घाटी स्थानों का मानचित्र नक्शे की बाहरी रेखा पैमाने में नहीं है का ये मानचित्र है सिंधु घाटी का। अगर बाई चांस सिंधु घाटी के बारे में कुछ पूछता है क्वेश्चन में
तो आप ये नक्शा बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। खैर ये छोटा नहीं हो रहा है, आप इसे गूगल पर सर्च कर लेना सिंधु घाटी वाला, तो इसको आप अपनी नोट्स बुक्स में बनाना तो काफ़ी अच्छा आपको मार्क्स मिल सकता है। अगर सिंधु घाटी का कोई भी क्वेश्चन आया कभी तो, या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है मेंस में, क्योंकि मेंस में आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।